अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एट 10 के साथ इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल जानते हैं। हमें पता है कि मौसम जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है और हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं। आज सुबह कुछ हबस भी मैंने महसूस की। तो हन्नान, आप बताएं कि आने वाले 24 घंटे में मौसम कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक तो आइंदा 24 घंटों में तो जनाब कोई भी बारिश के चांसेस शहर फैसलाबाद में तो अलबत्ता बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मौसम जो है वो गर्मी की तरफ जा रहा है और उनका कहना है कि दिन ब दिन अब दर्जा हरारत बढ़ेगा और इसके साथ साथ दिन भी बड़े होते चले जाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 52% है और इसके साथ साथ हवा 2 नॉट की रफ्तार से चल रही है। और ये कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि अब गर्मियों की तैयारियां कर ली जाएं। गाड़ियों के एसी भी अब चल गए हैं और घरों के एसी भी अब जल्द चल जाएंगे। पंखे के बिना तो अब फातिमा नींद नहीं आती। बिल्कुल हनान, आप सही कह रहे हैं। आज सुबह मुझे भी आते हुए गाड़ी में एसी चलाना ही पड़ा। मेरी कोशिश होती है मैं ना चलाऊं, बिकॉज बचत किसको नहीं पसंद है, लेकिन मुझे चलाना पड़ा बिकॉज गर्मियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, हम चाहें या ना। अच्छा, वैसे खवातीन ज्यादा कॉन्शियस होती हैं बचत को लेके, तो मेरे बिल्कुल ख्याल इसी वजह से आप जरा कॉन्शियस होके गाड़ी को चलाते हैं। बचत करनी चाहिए। फिर देखो ना, आप बचत करते हो और शॉपिंग पे लगाते हो वो पैसे, तो आई थिंक मेरी ऑडियंस कफायत शारी के ऊपर जो है वो फातिमा बिलीव करती है। तो जनाब, रोजाना की बुनियाद पे जैसे कि हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी फनकार मौजूद है तो उसे बाहर निकालें, अपने अंदर मत रखिए उस फनकार को, उसकी वीडियो बनाएं। जो भी टैलेंट उसके अंदर मौजूद है बना के 30 सेकंड की वीडियो व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपकी वीडियो को ऑन एयर करेंगे मॉर्निंग शो के अंदर और लोगों तक आपका टैलेंट जो है वो पहुंचाएंगे। यही नहीं, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस भी हम बर्थडे से वैसे मुझे याद आया, हमारी को होस्ट आज फातिमा नासिर की बर्थडे है, तो फातिमा बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर तरक्कियां दे आपकी जिंदगी के अंदर और सेहत तंदुरुस्ती दे। तो फातिमा को जनाब सबसे पहले तो मैं बर्थडे आज विश करना चाहूंगा और इनकी सेलिब्रेशंस का भी एहतमाम किया है, लेकिन करेंगे। थैंक यू सो मच अनान, आपने इतनी अच्छी जो है विश किया है मुझे और मेरे लिए दुआ भी की है। थैंक यू सो मच। तो जनाब, आज किसकी बर्थडे है बताएं ना। मेरे अलावा भी और लोगों की आज बर्थडे है और आज जिनकी बर्थडे हम करने वाले हमारे शो में जामिन आशिर की सालगिरह की वीडियोस जो हैं हमारे शो के अंदर सेंड की हैं उन्होंने, और अब हम प्ले करेंगे और देखेंगे कि वो वीडियोस क्या है। बहुत बहुत मुबारक हो जामिन आशिर आपको, आपकी सालगिरह। हम दुआ करते हैं कि जब भी आप बड़े हों इस कौम का रोशन मुस्तकबिल बने और अल्लाह ताला आपके मुस्तकबिल को 4 चांद लगाए, अपने वालिदैन के लिए फख्र का मुकाम बने। वैसे बड़े गोलू मोलू बच्चों की हमारे पास अक्सर वीडियोस आती हैं फातिमा, बच्चे बड़े खूबसूरत लगते हैं। बच्चे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और हम तो चाहते हैं कि हमें इस तरह की और वीडियोस भेजी जाएं ताकि हम भी आपकी सेलिब्रेशंस का जो है वो हिस्सा बन सके। और जैसे कि हनान आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, वो आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फातिमा। सवात एयरपोर्ट ऐसा एक एयरपोर्ट था जिसको तकरीबन 17 साल पहले दहशतगर्दी की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इस एयरपोर्ट को खोल दिया गया है और नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो वहां पे आ सकेंगी और बहुत ही एक पॉजिटिव कदम है। हमारी जो पाक फौज है इसका सेहरा उनके सर सजेगा और मैं सल्यूट पेश करता हूं अपनी पाक फौज को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी जानों को कुर्बान करके इस मुल्क के अमन को कायम किया है। और हमारी पाक फौज के हवाले से मैं यहाँ पे ये भी लाजमी कहना चाहूंगा कि दुनिया की नरदर फौजों में से एक जो है सबसे ऊपर, अगर किसी का मेहनत और लगन का नतीजा है जो उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, ना सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में बल्कि अपनी जानें जो उन्होंने कुर्बान किए हैं, जिसकी वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है कि एक बार फिर सवात में ये फ्लाइट्स जो हैं ऑपरेशनल होना शुरू हो जाएंगी। और बिल्कुल मेरी हत्तकुल मकान कोशिश होती है अपने शोज के अंदर जितना ट्रिब्यूट पेश करूं अपनी पाक फौज को वो कम है, क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठे होते हैं फातिमा, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, अपने शहरों के अंदर घूम फिर भी रहे होते हैं। एक फौजी जो कि अपनी राइफल को लिए सीना तान के सरहदों के ऊपर मौजूद होता है, उसके कोशिश होती है कि इसके मुल्क की तरफ आने वाली गोली सबसे पहले जो है वो इसका सीना चीरे, फिर जो है वो उसके मुल्क की तरफ जाए। जानों को देने से भी दरेग नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। कल हमने एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी जो कि बहुत वायरल हो रही थी और इस कदर वायरल हुई कि पुलिस का सॉफ्ट इमेज जो है ये बहुत जरूरी है। पुलिस का अक्सर औकात यही इमेज समझा जाता है शहरियों की तरफ से कि जब
भी जाएंगे दबके मारे जाएंगे और बड़ा बुरा ट्रीट उनको किया जाएगा। लेकिन इससे हटके कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो कि अगर जाके कहीं पे भी बैठते हैं तो हमारे लिए फख्र का मुकाम बनते हैं। डीएसपी सदर जो हैं उन्होंने एक महफिल के अंदर गए, तलावत की, और वो तलावत की वीडियो इस कदर वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर कि पुलिस देखें इतनी खूबसूरत तलावत भी कर सकते हैं। आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं पहले, फिर उस पर गुफ्तगू। जनाब ये थे जमशेद साहब जो कि डीएसपी सदर हैं। तो फातिमा ये बहुत पॉजिटिविटी की चीज है, हजारों लोगों ने ये इसे सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया। और पुलिस की इमेज की बेहतरी के लिए तो ये बहुत ही जरूरी बात है, बिकॉज हम जानते हैं कि पुलिस के साथ जो है अवाम का एक कनेक्शन जो है इन द पास्ट टूट गया है, खत्म हो गया, कम हो गया। और इस तरह की वीडियोस देखने के बाद इस तरह के पुलिस ऑफिसर जो कि ना सिर्फ हमारी कौम के लिए इतना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट ऑल्सो वो अल्लाह के कितने करीब है, हमारे रब के कितने करीब है, तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव इमेज जो है हमारी आवाम तक पहुंचाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हनान, हम इमेज की बात करें तो इमेजेस से बात करते हुए कल मेरा जो था एक एक्सपीरियंस हुआ जहां पे मैंने एक टूर किया। मैं भी यही पूछने वाला था आपसे कि कल आप झंग गए थे, क्या बना रास्ते में? बिल्कुल, और झंग जो हम लोगों का ट्रिप था बहुत ही अच्छा रहा। मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। जहां पर भी आप जाओ डिफरेंट आपको तरह की चीजें मिलती हैं, वो चाहे हमारी ग्रीनरी हो, चाहे हमारी कैनाल्स हो, चाहे हमारे रिवर्स हो। जो कल का टूर हमारा रहा वहां पर एक शॉर्ट वीडियो भी मुझे बनाने का मौका मिला जहां पर मैंने कैप्चर की वो सारी सीनरी, जहां पर एक कैनाल भी थी और ऑफ कोर्स कुछ ग्रीनरी भी थी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जो मैंने रास्ते में देखी। यानी वीडियो बनाई है आपने? ऑफ कोर्स मैं अपने ऑडियंस के साथ अगर अपनी लाइफ का हर हिस्सा शेयर करती हूँ तो ये मैं कैसे शेयर नहीं कर सकती। तो फिर वीडियो देखते हैं जनाब। फातिमा ने जो वीडियो बनाई है आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मैं झंग जा रही थी एक सफ़र पर और मुझे लगा कि मैं अकेले ये सफ़र कैसे तय कर सकती हूँ जब मैं अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा जो है, हर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो ये कैसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नहर है, ये झंग के रास्ते में है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा अगर आप पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ग्रीनरी भी है, बहुत सारे पौधे और बहुत सारे नेचर है यहाँ पर। और हमें पता है कि कितना ज़रूरी है नेचर के करीब रहना। जैसे ही मुझे ये जगह नजर आई मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के लिए इसको रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आ रहा है देखकर जितना कि मुझे यहाँ पर एक्चुअल में होते हुए मज़ा आ रहा है। तो फातिमा आपने खूब हल्ला गुल्ला किया, मेरा ख्याल है कल का ट्रिप मैंने मिस कर दिया। बिल्कुल, आपको आना चाहिए था हमारे साथ। हम लोगों ने तो भाई बहुत मजा किया और स्पेशली मेरा जो पर्पस था मुझे ये था कि मैं अपने ऑडियंस के लिए जरूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके लाऊं ताकि आप लोग भी हमारे ट्रिप का जो है हिस्सा बन सके। हनान तो हिस्सा नहीं बन सके सैडली, अगली दफा आपको आना चाहिए। बट पाकिस्तान इज अमेजिंग और हमें पाकिस्तान की जो ब्यूटी है उसको मेरे ख्याल है हम उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बड़ी बातें कर ली हैं, लेकिन जनाब अब आपकी सालगिरह की तरफ आते हैं। आज हमें ज्वाइन किया खास तौर पे हमारे सिटी 41 के बहुत जबरदस्त एंकर हैं बिलाल डोगर। तो बिलाल आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। जनाब फातिमा की बर्थडे है और जहां पे भी बर्थडे की बात आती है ना बिलाल सबसे नंबर ले जाते हैं। तो बिलाल आज हमारे साथ मौजूद है। बिलाल क्या कहेंगे फातिमा की बर्थडे? अच्छा, वैसे मैं विश बाद में करूंगा, लेकिन हम अमूमन इश्यूज पे इकट्ठे होते हैं, इशू बेस। तो हमारी शक्ल देख के फातिमा की बर्थडे इशू है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी शक्ल देख के ना लोगों को ये होता है कोई ना कोई इशू डिस्कस करने आ गया और अग्रेसिवली किसी चीज के ऊपर बात होगी। लेकिन जैसे हमने आपकी बर्थडे, आपने मेरी बर्थडे, हमने बेसिकली एक फैमिली है सिटी न्यूज नेटवर्क, जहां हर कोई, खासतौर पर हमारे जो सीईओ है मोहसिन नकवी साहब, वो इस चीज को प्रमोट करते हैं, ये बर्थडे सेलिब्रेशन। और ये केक एक छोटा सा तोहफा था। मैंने रात से फातिमा को विश नहीं किया, सुबह भी एक मैसेज किया, डिलीट कर दिया। इससे पूछा कौन सा, मैं कहा वो गलती से एक मैसेज चले गया था, क्योंकि मैं विश कर चुका था लेकिन मैंने डिलीट किया इसके देखने से पहले। तो मैं छोटा सा एक केक लेके आया। मैं कहा हनान वैसे भी वुमेन डे और वो सारा महीना चल रहा है, तो ये ना वुमेन एम्पावरमेंट का कोई फतवा हमारे ऊपर लग जाए जी अब आपने भी आ गया है। तो केक एक छोटा सा तोहफा था फातिमा के लिए कि फातिमा अब आपका केक काटा जाएगा और बिलाल इसमें हमारा साथ देंगे। तो बिलाल साहब मेरा ख्याल है केक कटिंग सेरेमनी का आगाज किया जाए अभी से। मेरे ख्याल में फातिमा जी फातिमा जो है उनका लाजमी तौर पे आएंगी। फातिमा ले ये केक जो है अभी ये बड़ा सीक्रेट मुझे लगता है, पता नहीं कब से रखा हुआ था।
ये मैं बेसिकली सुबह लेके आया था। तो वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले नाजरीन ने देखा होगा कि मुर्गी महंगी होने पे एक एल्जाइम है, तो चलो मैंने कहा मौका की मुनासिबत देखते हुए रास्ते से केक पकड़ लेते, क्योंकि मॉर्निंग शो में जाना है आपके। मेरा ख्याल है इसे जरा करीब कर दिया जाए, बिलाल के वायर लगी है तो मेरा ख्याल है बिलाल का हाथ हमें लाजमी चाहिए होगा, क्योंकि ये रवायत है हनान, आप जानते हैं, मैं जानते, फातिमा नहीं जानती थी, आरिफ भाई की और पूरी टीम जो प्रोडक्शन की है, ये उनकी तरफ से इन्हें बर्थडे विश है, क्योंकि आरिफ भाई का इनिशिएटिव सबसे पहले होता है हर काम, क्योंकि आपके हम भी प्रोडक्शन का हिस्सा हैं, तो रिपोर्टिंग का भी है, इधर भी है, तो साथ साथ दोनों तरफ चलते हैं। तो आज मैं चलें केक तो स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच सारी टीम को भी और आप लोगों को भी। ले जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे फातिमा, थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर फातिमा। ले जी फातिमा, आपने जनाब केक कट कर लिया है और मुझे बड़ा यमी लग रहा है, मेरा मन तो चाह रहा है मैं अभी खाऊं, लेकिन ब्रेक में खाऊंगा। ब्रेक में खाएंगे? हाँ, ब्रेक में खाएंगे। तो केक कटिंग सेरेमनी कर ली है, तो आए फातिमा हम बैठते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं, लेकिन इस केक को मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा, ब्रेक में लाजमी तौर पे चखेंगे। तो जनाब आज फातिमा की बर्थडे सेलिब्रेशन तो हम मना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मौजूदा हालात की गुफ्तगू भी लाजमी है। तो यहां पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि शहर फैसलाबाद ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान अब दिन ब दिन कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। इस कोविड के केसेस के बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से अब लॉकडाउन जो है वो पार्शली किया जा रहा है, जैसे कि 6 बजे दुकानें बंद करने का कहा गया है पंजाब के अंदर, और इसके साथ साथ जो हफ्ता इतवार है इसकी छुट्टी का भी कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल केसेस काफी फातिमा बढ़े हैं, क्या कहेंगी आप इस बिल्कुल सही बात है हनान, केसेस जो हैं 7% पॉजिटिविटी रेट जो है वो हो चुका है कोरोना वायरस का, विच इज अ लॉट। अगर देखा जाए पाकिस्तान जो पहले था उस इतना ज्यादा नहीं हो रहा था पॉजिटिव टेस्ट, लेकिन अब 7% तक पहुंच गया, जिसका मतलब है कि काफी खतरनाक हालात हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि डर जाएं, लेकिन ये जरूर है कि एसओपीज को फॉलो करें, अपना ध्यान रखें, और जो गवर्नमेंट की तरफ से अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, जैसे 6 बजे दुकानें बंद की जा रही हैं या रश को कम रखने का कहा जा रहा है, इवन फाइन्स जो हैं वो इनिशिएट कर दिए गए हैं कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं पहनते, तो आई थिंक ये सारे इनिशिएटिव्स ऑल टुगेदर विल ब्रिंग अ बेटर रिजल्ट, और ये जो बहुत हाई रेट हो गया है पॉजिटिविटी का वो कम हो जाएगा। और इसी सिटी इस हवाले से काफी मुतहरक नजर आते हैं। गुज़श्ता रोज भी उन्होंने दर्जनों लोगों को पकड़ा जो कि वायलेशंस कर रहे थे आपके एसओपीज की। तो हम तो यही कहेंगे जनाब, एसओपीज आप 1 से 2 हफ्ते अगर फॉलो कर लेते हैं, लॉकडाउन को उठा लिया जाएगा, कोविड के केसेस जैसे ही कम होंगे। लेकिन यहां पे बात लाजमी तौर पे जो मैं करना चाहूंगा वो है आपकी सेहत, आपकी हेल्थ। अगर वो बेहतर नहीं है तो कोविड जो है वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको अच्छे से झंझोड़ेगा, और ये ऐसी एक बीमारी है जो कि आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इस टाइम पे इवन मोर इम्पोर्टेंट है कि अपने जो इम्यून सिस्टम को सही रखा जाए, अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, अपनी डाइट का ख्याल रखा जाए, और अगर आपको कोई प्री डिटर्मिन्ड कंडीशंस हैं तो फिर तो आपको और भी ज्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो आपकी मेडिकेशन हो, चाहे वो आपकी डाइट हो, टोटली उसको फॉलो करें ताकि आप ज्यादा एट रिस्क ना हो कोविड से। और बाकी डाइट, डॉक्टर, इन सब चीजों के अलावा एक और चीज भी है फातिमा, अच्छा। आप उससे भी अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, और वो है योग का इल्म। और योग के इल्म के लिए आज हमने खास तौर पे अपने शो के अंदर दावत दे रखी है। हमारे फैसलाबाद के बहुत बड़े योगी हैं और हर जगह पे उनका नाम जो है वो जब भी योगा के हवाले से आता है तो उनका सर फहरिस्त होता है। मेरी मुराद योगी नईम से। तो नईम साहब आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, और उनके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब आपको शो के अंदर। पहले योगी नईम की तरफ चलेंगे और उनसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जनाब, कौन सा आसन आज ऐसा सिखाएंगे जो कि इम्यून सिस्टम को झटपट में ठीक कर देगा? इम्यून सिस्टम के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सरसाइज ही करना जरूरी है या कुछ और भी इसमें चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं। हम लोग ये समझते हैं कि शायद बहुत ज्यादा एक्सर्शन करने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, टफ एक्सरसाइजेस करने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। क्योंकि मैं ये पिछले दिनों में देख रहा हूँ, जब इम्यून सिस्टम की बात आई तो एक्सरसाइजेस करने वाले जितने लोग हैं उन्होंने ज्यादा हार्ड एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दी। लेकिन योग इसके खिलाफ है, हार्ड एक्सरसाइजेस की इम्यून सिस्टम का ताल्लुक कोई नहीं है। योग ये कहता है कि जब आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं, चाहे वो एक्सर्शन फिजिकली हो, उसमें आप मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम जीरो हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो तो आपको एक्सरसाइज में भी थोड़ी सी
तरतीब लेके आनी होगी, उसकी सीक्वेंस को समझना होगा, बॉडी को यूज करना है, बॉडी को एग्जॉस्ट नहीं करना पहले ही, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लेवल बॉडी का लो हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड में कम होने की बजाय कोविड जो अटैक है वो आपके ब्लड पे अटैक करता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और जब आप एक्सर्शन करते हैं आपको और वीकनेस होती है, आप ज़्यादा पसीना निकालते हैं, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बजाय बूस्ट करने के नीचे आ जाता है। इसका ताल्लुक आपकी दिमागी फ्रीक्वेंसी के साथ है। योग ये कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम हाई रहे, तो आप मेंटली कितने खुशहाल हैं, आपने वो एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। आप मेंटली, अब देखें जैसे जैसे प्रॉब्लम ये बढ़ेगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे सबको, किसी को ना हो, अल्लाह ताला किसी इंसान को ये कोविड-19 जो है वो मर्ज ना लगाए, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इससे महफूज रखे, पूरी दुनिया को महफूज रखे। लेकिन इसकी असल बढ़ने की वजह खौफ है। यानी कि मेंटली लोग जो है स्ट्रेन हो जाते हैं, मेंटली टेंशन खौफजदा। आप जब मेंटली खौफजदा होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जीरो हो जाता है, आपको और भी चीजें बीमार कर देती हैं, सिर्फ कोविड नहीं, और भी बीमारियां आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। आपने देखा जब कभी अचानक खुशी मिलती है तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं इंसान की, थोड़े लम्हे के लिए। और आप बेटर फाइट कर सकते हो उन डिजीजेस के अगेंस्ट अगर अब वो ठीक नहीं भी होती। तो योग फोकस ये करेगा, आज हम जितनी भी एक्सरसाइजेस करेंगे वो मेंटली रिलैक्सेशन की हैं। योग मेंटली रिलैक्सेशन बताएगा। जब मेंटली रिलैक्स होंगे आप थॉटलेस हो जाएंगे। थॉटलेस बड़ा कम आसान काम है, इतना आसान काम नहीं है। ब्रेन को थॉटलेस करना, यही आपका इम्यून सिस्टम है। अगर आप थॉटलेस नहीं है, आपके थॉट्स चल रही हैं, आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा थॉट्स का अंबार है, तो आप कभी भी अपना इम्यून सिस्टम बैलेंस नहीं कर सकते। बिल्कुल। योगा तो मतलब मैंने काफी दफा इस पे रिसर्च की है और सुना भी बहुत है, लेकिन खुद कभी जो है वो मैंने ट्राई नहीं किया। और यूजुअली यही रीजन होता है कि योगा, जैसे आपने कहा कि एक्सर्शन जो होता है वो जरा कम होता है इसमें। जी। तो ये कॉन्सेप्ट तो फिर गलत हुआ कि इसका कोई फायदा नहीं है या कुछ भी। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि योगा जो है उससे फायदा नहीं होता। तो इसके किस तरह के, सिवाय मेंटल हेल्थ जो बेटर होती है, उसके अलावा और किस तरह के फिजिकल बेनिफिट्स हैं? देखिए, आपकी जो पूरी बॉडी को आपके कंट्रोल आपके ब्रेन ने किया हुआ है। बिल्कुल। आपके ब्रेन के जरिए से चल रहा है सारा कुछ। अगर आपका ब्रेन फिट हो जाए तो आपको ऑटोमेटिकली बॉडी फिट हो जाती है। बिल्कुल। आपको ज्यादा एक्सर्शन करने की जरूरत क्या है? जी बिल्कुल। आप फिजिकली एक्सर्शन करते हैं, उससे आपकी बॉडी में स्टिफनेस भी आती है। जी। जब आप मसल्स के ऊपर प्रेशर देते हैं, मसल्स को ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, मसल इंजरी हो जाती है, यहाँ तक कि इंटरनल मसल इंजरी, और फिर सारी जिंदगी आप परेशान रहते हैं दर्दों की वजह से। और एक्सरसाइज करना शुरू तो करते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा वो एक्सर्ट हो जाते हैं कि करना ही बंद कर देते हैं उसको। असल में प्रॉब्लम ये है कि बहन, यहाँ पे एक्सरसाइज को सीखना मुनासिब नहीं समझते हम ये समझते हैं कि ये बहुत आसान काम है। ये करना मुनासिब समझते हैं, लेकिन करनी किस तरह से ये किसी से पूछते हुए अपनी तौहीन फील करते हैं कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। और आसान काम पसंद होता है ना हमें, हम चाहते हैं कि हम आसान काम की तरफ रहें। और हम जो है वो बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अगर देखें एक एक्सरसाइज आपको फायदा पहुंचाती है ना, उसके गलत करने से आपको नुकसान भी होगा। चलें जी, इस नुकसान के हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे योगी भाई, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। योगी नईम हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। योगी साहब, आसन्स अगर लगाने हो तो कौन सा लगाना चाहिए जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली रिलैक्स होना पड़ेगा। मेंटली रिलैक्स होने के लिए एक ब्रीदिंग है, उसको कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपके दोनों ब्रेन्स को बैलेंस करती है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। जैसे आपको पता है कि क्रॉस में सिस्टम है, राइट ब्रेन ने लेफ्ट साइड बॉडी कंट्रोल की है, लेफ्ट ब्रेन ने राइट कंट्रोल की है, ये क्रॉस लगा हुआ है। अगर ये ब्रेन बैलेंस हो जाए तो आप जो है वो मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो एक ब्रेन के साथ चल रहे हैं, दूसरा ब्रेन हमारा काम नहीं करता, बैलेंस नहीं है ब्रेन। हम इमोशनल हैं बहुत ज्यादा, लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल है तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, इमोशनल नहीं है। तो दोनों चीजों को बैलेंस तो हर शख्स के अंदर है, उसे नहीं बैलेंस करना बाजुकात नामुमकिन हो जाए। ये तो मुझे लग रहा है मेरे बारे में बात होगी। तुम्हारे बारे में मतलब इमोशंस फातिमा के अंदर भी इसका मतलब काफी है, बहुत ज्यादा है। सर बैलेंस करना है, कहते हैं हमारी ऑडियंस के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। ये बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम की जाए, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सुन लें फातिमा, लेफ्ट साइड से इनहेल करें, राइट साइड एक्सहेल, फिर राइट साइड से इनहेल करें, लेफ्ट साइड एक्सहेल। ये एक राउंड हुआ। लेफ्ट से लिया सांस,
राइट से निकाल दिया, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया। लेकिन अगर किसी को नजला जुकाम है तो वो क्या करे? नजला जुकाम में फिर बहुत आहिस्ता से करें, बहुत धीमे मिजाज में, बल्कि धीमे मिजाज में, अगर बंद है किसी धीमे मिजाज में करेंगे नाक खुल जाएगी, बहुत आहिस्ता से, जोर नहीं लगाना। जब आप जोर से सांस लेने की कोशिश करते हैं और स्वेलिंग आ जाती है, फिर आपके सांस और रुक जाता है, ब्लॉकेज हो जाए। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने नाक को खोलना है तो बहुत रिदम में और आहिस्ता आहिस्ता सांस को गुजरने दें, लेना नहीं है, खींचना नहीं है, उसको गुजरने दें। And if I'm not wrong कि मेंटली इन्वॉल्व हो उसके अंदर। हाँ, मेंटली इन्वॉल्व, मेंटली आप सही, मेंटली इन्वॉल्व हो, उसको गुजरने दें उसके अंदर से, और थोड़ी देर में फिर आपकी नाक खुल जाएगी। और एक ब्रीदिंग मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि कोविड की बात हो रही है, तो ब्रीदिंग जिसकी जरूरत है वो है बेस्तिरका। ये तो हमने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, मेंटली रिलैक्स होने के लिए बात की। कोविड के लिए बेहतरीन ब्रीदिंग बेस्तिरका है, बेस्तिरका से बेहतर कोई ब्रीदिंग नहीं है, क्योंकि बेस्तिरका का फायदा वो है जो कोविड से नुकसान होता है बॉडी को। बेस्तिरका आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। बेस्तिरका आपके ईएनटी प्रॉब्लम के लिए है, योगा ये सदियों से कह रहा है, अगर आपको ईएनटी प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम्स हैं, आपको फ्लू रहता है, तो आप बेस्तिरका करें। बेस्तिरका आपको एनर्जेटिक कर देती है, और कोविड में ये सारी चीजें कम होती हैं। मेरा ख्याल है वो किया जाए सबसे पहले, क्योंकि ऑडियंस वेट कर रही है कि जल्द से जल्द वो आसन जो है उसका बहुत सारी टाइप्स हैं। मैं पहली टाइप से शुरू करता हूं, उसमें बहुत आसानी से आप अपने बाजू जो है वो ऐसे शोल्डर लेवल पे खोल लें, हैंड्स अप, और ये जो एल्बो है आपके शोल्डर लेवल पे आ जाएं। फिर आपने सांस को तेजी से लेना है, तेजी से, जितना आराम से आप ले सकते हैं, और फिर सांस को निकालते हुए हाथ नीचे ले आने हैं। एक तो ये टाइप है इसकी। दूसरी जो टाइप इसकी ये है कि अगर वो हाथ आप यूज नहीं करना चाहते, तो आप सांस को नाक के अंदर से सिर्फ चलाएं पहले, शॉर्ट ब्रीथ में, बिल्कुल। आप जैसे कि ऑडियंस, सांस रुकनी नहीं चाहिए, और फिर इसको स्पीड को कम और ज्यादा करते रहें। ये कुछ टाइम लगेगा आई थिंक, अगर कोई भी न्यू आप है। बहुत आहिस्ता से करें। हाँ जी, बिल्कुल। तेजी से सांस को लेना, तेजी से निकालना, ये आपकी बेस्तिरका आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करती है, इससे एनर्जी आती है बॉडी के अंदर, आप मेंटली थके हुए हैं, इससे फ्रेश हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आपको वीकनेस फील हो रही है तो आप बेस्तिरका करेंगे। और ये नेचुरल फिनोमेना भी है कि आप जब रनिंग करते हैं या भागते हैं तो तब भी आपको तेज तेज सांस लेना होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल रहमान, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से आप अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, मेंटल को रिलैक्स कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्या टेक्निक्स है? जैसा कि इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए सबसे पहले बताया आपको कि ऑक्सीजन लेवल की बहुत ज़रूरत होती है। बेसिकली होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो इसमें नंबर ऑफ लिस्ट हमारे पास मेडिसिन मौजूद हैं कोविड-19 के हवाले से, जितने भी सिम्टम्स हैं, क्योंकि होम्योपैथिक वो ट्रीट ही सिम्टम्स को करती है। तो जैसे थ्रोट है, रनिंग नोज है, तो डिफरेंट इश्यूज़ के लिए डिफरेंट हमारी मेडिसिन हैं। तो साथ साथ आपको बताता चलूँ कि मैं हिजामा भी करता हूँ, जो कि सुन्नत तरीका इलाज है। तो अच्छा, क्या हिजामा फायदेमंद, कपिंग थेरेपी फायदेमंद है कोविड के पेशेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदेमंद है। जैसा कि सर ने बताया आपको कि कोविड-19 में आपको क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और हिजामा से आपका जितना भी ब्लड निकलता है वो टोटल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। जैसे ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो में आ जाता है, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल और इसमें सेफ्टी जो है वो कितनी है? बिकॉज आई नो कि जो बहुत सारे लोग हैं वो इसलिए डरते हैं इस तरह की थेरेपीज से कि उसमें सेफ्टी कितनी है, जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या वो सैनिटाइज किए जाते हैं बिफोर एंड आफ्टर द यूज? तो इस बारे में क्या अब कहेंगे? उसमें बहन ऐसा है कि इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जो हम यूज करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिस्पोजेबल यूज करते हैं। बिल्कुल। अल्लाह के बेड शीट से लेकर ईच एंड एवरीथिंग। और आप जहां से भी हिजामा को हैं, आपको चेक कर लेना चाहिए कि आप उधर जाके भी हर चीज डिस्पोजेबल है या सैनिटाइज की जा रही है। बिल्कुल। तो उसके बाद आप हिजामा करें, क्योंकि इसमें हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। तो आपको अगर कोई इश्यूज हैं, अगर रीयूज कप्स वगैरह जैसे आपने बताया, तो उसमें आपको बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। बजाय आप फायदेमंद के तो आप उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो योगी नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। योगी साहब, मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द कोई एक ऐसा आसन बताएं
आप ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर लेते हैं, ठीक है, आप ऑक्सीजन लेवल को बेहतर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी चीज पे का अटैक उस पर हो चुका है, कोविड उसके अंदर आ चुका है, तब उसे क्या करना चाहिए? जी, एक ब्रीदिंग है, उसका नाम है शैताली। शैतानी? शैताली। 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 शैताली संस्कृत जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है ठंडक। शैताली जो है वो, इसके बारे में अगर हम सदियों पुरानी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको सांप डस लेता है, उसका जहर आपके ऊपर असर नहीं करता अगर आप फौरन शैताली करना शुरू कर दें। अच्छा, इतनी इफेक्टिव है। अगर आप किसी जंगल में है और आपको किसी चीज ने काट लिया है, किसी मूजी कीड़े मकोड़े ने काट लिया आपको, तो योगा में इसके बारे में पूरी डिटेल दें। शैताली करना शुरू कर दें, आपको फौरन उसका जहर आपकी बॉडी में फैलेगा नहीं, उसका जहर आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ जुबान को बाहर निकालना है और गोल कर लेना है। जुबान के जरिए से सांस खींचें और नाक से निकालें। लेकिन इसकी एहतियात यह है, जिनको सर्दी के अमराज हैं, जिनको ज्यादा फ्लू रहता है, जिनको ज्यादा जो है वो गले के अमराज रहते हैं, वो लोग इसको नहीं करेंगे। और इसको करेंगे भी तो सिर्फ 5 दफा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। 5 सांस लेंगे सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। इसकी एहतियात करनी है। बल्कि आजकल तो गर्मियां इसको कर सकते हैं, सर्दियों के अमराज तो सर्दियों के मौसम में होते हैं। जब पिछला सीजन था कोरोना का, उसमें मैं इसको नहीं बताया था, क्योंकि उसमें बताना नहीं चाहिए था, ये उसमें नुकसानदेह साबित हो सकती थी। आजकल जो लहर चल रही है कोरोना की, ये गर्मी के अंदर है, तो इसमें ज्यादा फायदा होगा इसका। और ये आपके अंदर से टॉक्सिन्स खारिज करती है, किसी भी किस्म के टॉक्सिन्स को निकालती है। जुबान बाहर निकालेंगे, गोल कर लेंगे, इसके जरिए सांस अंदर लेके जाएंगे, नाक से निकालेंगे। अगर किसी की जुबान इस तरह से गोल नहीं होती तो? मेरा भी यही सवाल था। जो बातूनी लोग होते हैं उनकी जुबान गोल होती है, जो बातूनी नहीं होते उनकी जुबान गोल नहीं होती। जो बहुत बोलते हैं फातिमा, तो हमारी क्यों नहीं गोल होती? ही बोलना है। हाँ, लेकिन हम आपकी होगी गोल, ऐसे गोल करने की कोशिश करें। फातिमा ट्राई कीजिएगा, आप करें ना। कोशिश तो करें, होगी लाजमी। जो ज्यादा बोलने के लोग, शौक से बोलने के लोग, मजबूरी में बोलने के लोग होते हैं, शौक से बोलने के लोग होते हैं, जिनको आदत होती है बोलने की। तो जुबान, खैर 3 तरह की जुबान है। चिपटी जुबान होती है, एक नोकदार जुबान होती है। आपकी नोकदार जुबान भी हो सकती है, ये भी एक वजह हो सकती है। और एक जो है वो भैंस की जुबान होती है, चौड़ी जुबान। चलें जी, बहुत शुक्रिया योगी साहब आज के शो में आपका आने के लिए। योगी नईम हमारे साथ मौजूद थे, योगी अब्दुल रहमान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जनाब, कोविड की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर जन्म ले रहे हैं और स्कूलों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह से निज़ाम तालीम जिस तरह से मुतासिर हो रहा है, उस पर भी आज गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद की तारीख और तारीखी एतबार से इसके अंदर जितने भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन कौन सी मौजूद हैं, और अगर टूरिस्ट के तौर पर देखा जाए तो फैसलाबाद के अंदर खास तौर पे क्या पोटेंशियल है, इस मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ सिकंदर जुल्करनैन साहब मौजूद होंगे, जो कि माहिर तालीम है और इसके साथ साथ तारीख के एतबार से भी बहुत इल्म है जो कि ये अपने पास रखते हैं। तो सिकंदर साहब क्या कहेंगे? पहले स्कूल्स की सूरत हाल के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, इसमें निज़ाम तालीम जिस तरह से बुरी तरह मुतासर हुआ है, इससे बहुत देर तक असर रहने वाला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये तो एक इंटरनेशनल पैंडेमिक है, तो इसने सारे ही शोबा ज़िंदगी को बुरी तरह से हिट किया है। लेकिन तालीम का जो सिलसिला है उसमें आप सबको पता है, नाजरीन को पता है कि हमारा जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो देहातों में है। तो अब उनके पास तो वो कम्युनिकेशन के मॉडर्न वो सोर्सेज नहीं है। जो यूनिवर्सिटी हैं या जिनके पास एक्सेस है लैपटॉप की, वो तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि जो एक सेटबैक लगा है हमारी तालीम को, खुसूसन जो स्कूल हैं या इंटरमीडिएट तक तालीम है, उसमें तो अल्लाह पाक ही हमारी मदद करे, अदरवाइज बड़ा ब्लीक सिनारियो है। और इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बड़ा नेगेटिव आगे ट्रैवल करेगा सालों तक। तो अब किसी को ब्लेम भी आप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अपने तौर पर जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन कोई ऐसा चारा नहीं है सिवाय दुआ के।
तो मैं तो वालिदैन से बच्चों को, दूसरों को यही कहता हूं कि जिस तरह भी हो सकता है ना, वो टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा, मैं अक्सर आपसे एक सवाल लाजमी तौर पे पूछना चाहता था, ये गजटियर क्या होता है और गजटियर और गजट में डिफरेंस क्या होता है? इस हवाले से जरा आगाह कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमसे किए गए थे कि इसका डिफरेंस सिकंदर साहब से पूछिएगा। जी जी, आज मेनली तो मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि जो डीसी साहब ने डिस्ट्रिक्ट गजटियर कंप्लीट हो गया है, उसका इनिशियल ड्राफ्ट बन गया है, तो उसके बारे में बात करनी थी। और साथ ही डीसी साहब की एफर्ट से ही, उनकी सुपरविजन से ही जो हमारे फैसलाबाद में हेरिटेज साइट्स हैं, जिसका हमने बड़ा अच्छा नाम दिया है लायलपुर हेरिटेज साइट्स, तो इन दोनों पे हम बात करेंगे तफसील से। और जो आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि चूँकि आपको पता है कि किताब बीनी या बुक रीडिंग बड़ी कम हो गई है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी टाइम कंज्यूमिंग किधर हो रही है। तो किताब से, मुताले की कोई भी सूरत हो, आप नेट से पढ़ लें। तो जब बुक रीडिंग नहीं होगी तो वो तो फिर मसाइल होंगे। तो पहले मैं इसकी हल्की सी वजाहत कर दूंगा और फिर आपको ये भी बताऊं कि किस तरह ये गजटियर को जब हम कंपोज कर रहे थे तो हमारे साथ क्या क्या जोक्स और क्या क्या मसाइल। तो ये दोनों बेसिकली अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं, गजट भी और गजटियर भी। और इन अल्फाज का जो ओरिजिन है ना, वो फ्रेंच है और इटालियन है, और ये दोनों मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। जो गजट है वो तो सरकारी अखबार होता है, वो चाहे कोई पीरियाडिकल हो, मैगजीन हो, जो वीकली होता है या मंथली होता है या डेली न्यूज़ जैसे होता है, जिसमें सारे ऑफिशियल स्टेट की अनाउंसमेंट्स होती हैं या स्टेट जो पब्लिश करना चाहती है जिस अखबार में, उसको हम गजट कहते हैं। और हमारे इस धरती में जो पहला अखबार है, जो 1899 में जो स्टार्ट हुआ था पहला अखबार, उसका नाम ही लायलपुर गजट था। अनफॉर्चुनेटली वो बंद हो गया 4 साल बाद। तो ये है गजट। अच्छा, गजटियर जो है वो इससे मिलता जुलता है, लेकिन उसमें बड़ा डिफरेंस है इस हवाले से कि हम, अच्छा वो थोड़ी सी बात ये भी मैं बता दूं कि आपने गजटेड ऑफिसर सुना होगा कि फलां गजटेड ऑफिसर है। तो गजटेड ऑफिसर बेसिकली वो ऑफिसर होता है जिसकी अपॉइंटमेंट का मेंशन होता है, नोटिफिकेशन होता है गजट में, उसे गजटियर कहते हैं। तो वो रैंकिंग ऑफिसर होता है, यानी जिसे आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। 17 एंड अबव पाकिस्तानी सिनारियों में आप देख लें तो ये गजट से गजटेड ऑफिसर, जिसकी अनाउंसमेंट कर दी कि जिस तरह सीएसएस में आपको पता है ना वो होती है, जो कॉम्प्रिहेंसिव जब सिलेक्शन होती है तो अनाउंसमेंट होती है, पीएमएस में होती है। तो इसी गजट से गजटेड ऑफिसर बना है। अब आ जाते हैं हम गजटियर पे। ये हमारे डीसी साहब की बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है कि 1905 के बाद ये बाकायदा गजटियर या डिस्ट्रिक्ट गजटियर छपा है, जिसमें एडिशनल डीसी चौधरी मोहम्मद खालिद साहब, उनकी टीम और मेरे ज़िम्मे इसकी स्क्रिप्ट की राइटिंग थी वो सारी। तो उनको ट्रिब्यूट के ये बड़ी ज़रूरत थी कि हमारी आज पता है लाइफ बड़ी रैपिड हो गई है, तो और बड़ी मसरूफियात हैं, तो ये तारीख, तहजीब सारी पीछे जाती जा रही है। तो इसको रिवाइव किया है, तो उनके लिए उनको ये क्रेडिट जाता है। अब ये प्रॉपर्ली आपकी जाती वाबस्तगी क्या है? हाँ, अच्छा मैं गजटियर की ज़रा वजाहत कर दूं, मैं आता हूँ उस तरफ। गजटियर जो है इसके 2 मानी है सादा लफ्ज़ों में अगर आप समझ लें। एक तो होती है जियोग्राफिकल डिक्शनरी होती गजटियर, और मैं बताता हूं कि किस तरह। अच्छा, दूसरा गजटियर आपके शोबे से मुताल्लिक है। गजटियर वो जर्नलिस्ट होता है जो ऑफिशियल या स्टेट न्यूज़पेपर के लिए काम करता है। अब उसको नेगेटिव सेंस में आप नहीं लेंगे। यानी गजटियर के 2 मानी हैं। एक तो वो जर्नलिस्ट है, वो सहाफ़ी है जो सरकारी अखबारात के लिए काम करता है या उधर मुलाजिम होता है। और दूसरा मतलब जो हमारा आज का असल मौजू है, गजटियर क्या होता है कि एक शहर की वो किताब होती है, डिस्ट्रिक्ट बुक भी आप कह सकते हैं इसे। इसमें शहर की सब बातें होती हैं, उसकी हिस्ट्री होती है डिटेल में, और फिर उसके बाद जितने उसमें सरकारी महकमे काम कर रहे हैं, गैर सरकारी काम कर रहे हैं, वो शहर कैसे डेवलप हुआ, इवाल्व हुआ, उसका कल्चर क्या है, वहाँ क्यूजीन क्या है, ट्रेंड क्या चल रहे हैं, लिबास क्या है,
किस तरह के लोग रहते हैं, लोग कहाँ से आके यहाँ आबाद हुए थे, ये जो बड़ा अच्छा आप जुमला इस्तेमाल करते हैं मीडिया वाले, शहर की सब बातें, तो इस गजटियर में शहर की सब बातें होती हैं। ये स्पेशली सिटी 41 इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। जी, सिटी 41 तो मेरा मदर चैनल है, मैं तो जब से बनाया साथ चल रहा हूँ, तो मैं खुद बड़ा शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 की इंतज़ामिया से कि मुझे उन्होंने, मतलब एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है मेरे पीछे सिटी 41। अगर सिटी 41 ना होता तो मैं ये जितनी वो काविशें की हैं शायद। जनाब, मेरे समेत बहुत सारे चेहरे होते हैं जो कि स्क्रीन पे आने से महरूम रह जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, तो ये गजटियर इस तरह से है कि जब यहाँ कंपनी राज था, यानी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और अंग्रेज़ों ने पंजाब पे कब्जा कर लिया था 1849 पूरे पंजाब पे, और ये पंजाब से ही इसका आगाज़ हुआ गजटियर का। पहला जो गजटियर था वो 1881 में, ये शायद आपने स्टूडेंट हैं W हंटर का नाम सुना हो, विलियम विल्सन हंटर, जिन्होंने ये हिंदुस्तानी मुसलमान किताब भी लिखी थी, फिर उसके जवाब में सर सैयद अहमद ख़ान ने उसकी वजाहत की थी। तो उन्होंने पहला जो गजटियर था वो 1881 में ये पब्लिश किया था, फिर पूरे पंजाब में ये गजटियर। अच्छा, अब क्यों इसका आगाज़ किया गया बरसगीर में? उस ज़माने में आपको पता है, अगर डाउन द लेन ऑफ हिस्ट्री आप जाएंगे ना, तो उस ज़माने में इंफॉर्मेशन के सोर्सेज ना होने के बराबर। बिल्कुल। तो आज तो हमारे पास बहुत कुछ है ना, तो उस ज़माने में कुछ नहीं था। अगर आपने पढ़ना है, कोई सर्वे देखना है, कोई ट्रेंड देखना है, पॉपुलेशन के डेमोग्राफी देखनी है, कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। टेलीफोन नहीं था, अखबार ना होने के बराबर, रोड्स। तो उन्होंने, ये उनका बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट था कि हर शहर का जो डीसी है वो अपने शहर की, और ये एनुअल बेसिस पे वो कर रहे थे, हो नहीं सका क्योंकि उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, तो एनुअली अपडेट करना इसको बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने ये एक सिलसिला शुरू किया। और मैं आपको बताऊं कि आज भी हम हिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते, जो चनाब कॉलोनी इसका नाम था, मैं पहले कई प्रोग्रामों में वजाहत कर चुका हूँ, तो जो 1905 का गजटियर है लायलपुर का, फैसलाबाद का, उसका नाम ही जनाब कॉलोनी गजटियर है। अच्छा, तो आज भी हमने पीछे मुड़ के देखना है तो हमारे लिए कह लें कि सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो गजटियर है जनाब कॉलोनी। ये हेल्पफुल तो बहुत है। तो ये इससे आगे भी आपका है कि एनुअल बेसिस पे इसको रिलीज किया जाएगा? अब मैडम ये इस तरह से है कि इसको अपडेट करना बड़ा आसान है जी। और कंप्यूटर का दौर है ना। ये डीसी साहब की सुपरविजन में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक बेस बना दी। आगे तो आपने फिगर ही चेंज होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको अपडेट करना बड़ा आसान तो हो ये जाएगा। कितना इस पे आपको टाइम लगा है, ये जो आपने रिकंस्ट्रक्ट किया है एक तरह से इसको, तो ये कितना वक्त लगा है आपको, और कितनी रिसोर्सेज आपको इस्तेमाल करनी पड़ी है? ये एक तो पहली बात है कि अभी तक किसी तरफ से इस पे एक सिंगल पैनी वो स्पेंड नहीं हुई सवाए मेरे अपने। तो इसकी अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल निकल आई है। इसे चनाब के साथ मंसूब क्यों किया जाता है? चनाब नाम क्यों रखा गया? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। ये नाजरीन को दोबारा से मैं बता देता हूं कि हमारा जो फैसलाबाद है आज का, इसका सबसे पहला नाम तो पक्की माड़ी या पक्का माड़ी, ये सरकार नूरशाह वली का जो एरिया है जनरल बस स्टैंड के साथ, यहाँ सरकार का दरबार शरीफ था, और वो भी इस हालत में नहीं था। तभी इसे पक्की माड़ी इनकल भी कहा जाता है रकना रोड के ऊपर। माड़ी और अटारी, माड़ी कहते हैं जो थोड़ी सी जमीन ऊंची हो, और अगर कोई बिल्डिंग है तो उसकी पहली मंजिल को माड़ी कहते हैं और दूसरी को अटारी कहते हैं। ये कौन से लफ्ज हैं, उर्दू के हैं या? नहीं, ये संस्कृत से आए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। ज्यादातर फैसलाबादी जो फैसलाबाद में कब से रह रहे हैं उनको भी ये बात नहीं पता होगी। हाँ, तो यहाँ बाकी सारा जंगल था, एक कुआं था और चंद मजावर थे जो दरबार के केयर टेकर थे, और चरवाहे होते थे, नोमेड्स जो आप कहते हैं। कोई परमानेंट सेटलमेंट, कोई आबादी नहीं थी। क्यों नहीं थी, मैं बार बार ये अर्ज कर चुका हूं कि जो बेसिक सोर्स है लाइफ का, वो एनिमल है, ह्यूमन है, वो पानी है। तो पानी तो या 35 किलोमीटर चनाब में था शिमाल में, या कोई 70 किलोमीटर जनूब में रावी में था। यहां तो पानी नहीं था। बिल्कुल। तो इंसान और जानवर कैसे रहते? तो ये पक्की माड़ी पहला नाम था। जब ये फैसला किया गया कि यहां शहर आबाद करना है,
तो फिर यहाँ नहर खोदी गई पहली, ये शहर के अंदर से जो नहर जा रही है रख ब्रांच 1892 में, और उसके बाद ज़मीनें अलाट हुई। तो पहला जो गांव था ये घंटाघर वाला, चक नंबर 212 रेबे या आरबी, ये आबाद हुआ। ठीक हो गया जी। अब ये 1892 में आबाद होना शुरू हुआ। अब जो इंजीनियर थे दरियाए चनाब से नहरें निकाल रहे थे, ये एलसीसी है, लोअर चनाब कनाल, उसकी ब्रांचें हैं, जेबी, आरबी, गुगेरा ब्रांच, जीबी है या गाहबे है। उन्होंने यहाँ कैंप लगाया था, ये जो चनाब क्लब है ना, यहाँ पे वो मकान पक्के कोठे वो तो नहीं था, कैंप लगाया हुआ। तो जब यहाँ एक बड़ा वायबल ये प्लान बना कि नहरें निकालनी है, ज़मीन ज़रखेज़ है, इसको आबाद करना है, तो फिर उन्होंने ये आपके सवाल का जवाब, 1896 में इस जगह को उन्होंने तहसील बना दिया जंग की, ज़िला जंग। और ये तहसील जो बनी, ये गांव और ये पक्की माड़ी 1896 में। और ज्यादा रौनक भला किधर थी, जिधर उनका कैंप था। कैंप किनका था? जो चनाब कॉलोनी के इंजीनियर थे। अब ये चनाब कॉलोनी कौन सी है? जी मैं बता रहा हूं आपको, इंशाल्लाह वजाहत हो जाएगी। अच्छा, ये चनाब नाम क्यों आया है? चनाब रिवर से आया है। चनाब रिवर से ही नहरें आएंगी तो यहां जिंदगी के आसार नजर आएंगे। वो उनका कैंप था, वहीं रौनक थी, वहीं मिस्त्री मजदूर थे। तो जब उन्होंने तहसील बनाई तो उन्होंने कहा इसका क्या नाम दें। तो उन्होंने पहला जो इसका नाम था ना, चनाब रिवर कॉलोनी रखा था। 1896 से लेके 1904 तक 8 साल इस तहसील का जो नाम था वो चनाब रिवर कॉलोनी, फिर रिवर बीच में से कट गया और चनाब कॉलोनी रहा। उसकी वजह क्या थी कि चनाब रिवर से जो नहरें निकालने वाले थे उनकी आबादी थी यहाँ, उसकी वजह से ये चनाब कॉलोनी इसका नाम रहा। और ये तहसील थी और 8 साल ये तहसील रही। 1904 में फिर जब इसको डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिला तो ये सर जेम्स ब्रॉडवुड लायल के नाम से, जो पायनियर थे इसको आबाद करने वाले, उनके नाम से इसका नाम जिले का लायलपुर रख दिया गया। ये 1900 कितने की बात है? 4 में। और 1906 में गालबन घंटाघर तैयार किया गया। 5 में। 1905 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी थी। 3 में। 1903 में कंस्ट्रक्शन। 2 साल। ठीक। गुलाब खान जो रिश्तेदार था इंजीनियर जो ताजमहल वाले थे, तो गुलाब यानी ये ताजमहल जिसने बनाया था ये उसका रिलेटिव था जिसने इसे कंस्ट्रक्ट किया, डिसेंडेंट था, उसकी औलाद में से था। और उसने तो वो मदफन यहीं पे है या? वो उसकी बेटी फौत हो गई थी नन्नी, उसका नाम था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, तो उसकी कब्र इधर है। गुलाब खान के बारे में मैंने बड़ी कोशिश की है तो मुझे उनका फिर कंस्ट्रक्शन के बाद वेयर अबाउट्स का नहीं पता चल सका। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बाकी हेरिटेज साइट्स हैं फैसलाबाद के अंदर, ये किस तरह से, और अगर आप कुछ बताना भी चाहें उनके बारे में कि कौन सी हैं जो मुझे नहीं लगता ज़्यादातर फैसलाबादियों को पता भी है कि फैसलाबाद के अंदर, लायलपुर के अंदर कितनी सारी हेरिटेज साइट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये मैडम इस तरह से है कि मैं पहले भी कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि कोई एक छाप लग जाती है शहर के ऊपर, बिल्कुल लग जाती है, और ये हमारे पहचान बन जाती है किसी जगह की। सब कॉन्टिनेंट में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे चलता है। तो ये जिस तरह हम चनाब कॉलोनी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उनका पर्पज़ ये था कि दरिया में वाफर पानी था और वो जाता था आगे, वेस्ट होता था, आज भी हो रहा है, अरेबियन सी में चला जाता था। ये ज़मीन का उन्होंने सर्वे किया, ज़मीन बहुत अच्छी थी, तो यहाँ गंदम और काटन बहुत ज़्यादा हुई, और वो फिर ये ग्रेनरी ऑफ इंडिया इसे कहते थे लायलपुर, पूरे हिंदुस्तान को अनाज ये पहुंचाता था। और आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो अभी कि आप सुनाइएगा सिकंदर साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ये कंटिन्यूटी फिर जो है वो खराब हो जाएगी। मैं चाहता हूं पूरा किस्सा एक तफसील के साथ आप बयान करें ताकि हमारी ऑडियंस जो इस वक्त बड़ी गौर से आपकी बातें सुन रही होगी उन्हें तमाम तर तफसीलात जो हैं वो मिल सकें। तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिकंदर जुल्करनैन साहब हमारे साथ मौजूद है। तो मैं चाहता हूं ब्रेक से पहले जहां पे बात को छोड़ा गया था वहीं से आप कंटिन्यू करें। जी, मैम ने सवाल किया था हेरिटेज साइट्स, तो पहले इसकी वजाहत कर दूं क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं। तो हेरिटेज तो विरसे को, जो तरका होता है, जो मीरास हमें मिलती है, जैसे
वालिदैन से हमें कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है, उसे हेरिटेज कहते हैं, विरसा या तरका या मिरास। तो हेरिटेज साइट्स बेसिकली किसी भी कौम की जो तारीख़ी और तहजीबी हिस्ट्री होती है, विरसा होता है, मिरास होती है, और नॉर्मली जो हमारे फोर फादर ने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई होती हैं, जिस तरह लाहौर में आपको पता है बहुत सारा उसकी प्रोजेक्शन हुई है, तो ये तारीख़ी अमारात ही आम तौर पर इसे हम कह देते हैं कि पुराने ज़माने में, चाहे वो जिस तरह ये बागात हैं वो सैर के लिए, तफरी के लिए बने या किसी मकसद के लिए, ऑफिस के लिए बने, तो इन दोनों को ही हम हेरिटेज साइट्स कहते हैं, यानी तारीख़ी अमारात। तो फैसलाबाद डोमिनेट कर लिया है टेक्सटाइल ने, अच्छी बात है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान इसे हम कहते हैं लंकाशायर की मिल्स की वजह से, तो यहाँ इग्नोर हो गया है। आपने देखा होगा कि शायद बाहर से फैसलाबाद की सैर करने कोई नहीं आता, उसमें हमारा कसूर है। जो फैसलाबाद, जो फैसलाबाद के लोग हैं उनको भी नहीं पता, जो यहाँ पे सेटल हुए हैं, सालों से रह रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि यहाँ पे हेरिटेज साइट। तो अभी देखें मैडम, आप लोग इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करें। हम तो ये काम कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड सिटी जो लाहौर वाला है जी, उसको कामरान लशारी साहब ने प्रमोट किया है। अब वो एक अच्छा खासा वो गैदरिंग पॉइंट बन गया। बाहर वाले जो लोग आते हैं और जो अंदरून लाहौर वाले हैं या लाहौर से बाहर पाकिस्तानी है, वहाँ अच्छा खासा मतलब इनकम भी है, लोगों की तफरीह भी है। हमने टोटली इग्नोर कर दिया। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। हम लाहौर का नाम बड़ी आसानी से ले देते हैं, लेकिन लाहौर सदियों में लाहौर बना है। बिल्कुल। और अभी हिंदू जो कहते हैं कि ये रामचंद्र का बेटा था लाहू, उसने ये आबाद किया था, उसी के नाम से लाहौर बना है। उन्हें भी तारीख का तायन नहीं, हिंदू हिस्टोरियन नहीं कर सके कि ये कब बना था। तो वो लाहौर है जिसने बहुत सदियां देखी, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, फिर लाहौर बना है। तो ये हमारा गांव तो था 1892 में एक गांव भी नहीं था, बल्कि गांव बनना शुरू हुआ था। तो हमें प्राइड लेना चाहिए कि हम माशाल्लाह आज बहुत थोड़े अरसे बाद पंजाब का दूसरा शहर है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर हो गए हैं। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने शहर को ओन करें, इसको प्रोजेक्ट करें, इसको एडवर्टाइज़ करें, और हम मतलब एक तरह की महरूमी का शिकार ना हो जाएं कि हमारे पास देखने को, दिखाने को कुछ नहीं है। तो जितने बेहतरीन हमारे पार्क्स हैं, कोई 326 मैडम पार्क्स हैं छोटे बड़े हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। बिल्कुल 326 का फिगर को कम तो नहीं होता। अच्छा, उन पार्क्स में बच्चों के लिए झूले हैं, आपने देखा होगा, सिंधबाद है, फनलैंड है, और फिर 3 हमारे जो जेन्युइन एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जेट्स, वो इंस्टॉल की हुई हैं इन पार्क्स में। एक बागे जनाब में है, एक कश्मीर पार्क है उधर पीपल कॉलोनी नंबर 2 में, और एक ये कोहिनूर जड़ावाला रोड पे है। वो असली वाले जेट फाइटर्स हैं, और ये वो जेट फाइटर्स मैं बता रहा हूं नाज़रीन को जिन्होंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया था, और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने काबिल फ़ख्र कारनामे इन जहाज़ों पे सर अंजाम दिए थे। तो हम तो किसी को नहीं बता रहे कि ये जेन्युइन जहाज़ हैं, ये बल्कि मैंने देखे भी हुए हैं। लेकिन आपने अभी बोला तो मुझे दोबारा याद है, क्योंकि मैंने बचपन में ये देखे हुए हैं तीनों ही। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस भी होंगे उन्होंने ये देखे होंगे, लेकिन हो सकता है उनको याद भी ना हो या उनको महसूस भी ना हो कि कितनी इंपॉर्टेंट ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा रहे। मैडम मैं आपको बताऊं कि ये सेबर तैयारे हैं, सेबर, और ये वही तैयारों की लॉट है या बैच है जिसमें MM आलम का तैयारा भी यही तैयारा था, सेबर ही, जिसने 1 मिनट में बल्कि 59 सेकंड में 4 तैयारे इंडियन मार गिराए थे, और ये आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसी से। ये वही तैयारे हैं सेम। जो MM आलम वाला तैयारा था वो लाहौर लगा था, जो जिला काउंसिल की बिल्डिंग है वहाँ वो डिस्प्ले पे है, और ये उन्हीं का। अच्छा, इसके अलावा हमने देखना क्या है कि मैडम आपका जो सवाल है कि हमारा घंटाघर जो है जी, ये कहने को तो एक आम सा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये हॉल मार्क है हमारा। जब 1905 में ये मुकम्मल हुआ था तो इस तरह के क्लॉक टावर जो थे वो दुनिया में न होने के बराबर थे। अच्छा, आप उस दिन तज़किरा कर रहे थे घड़ियों का, तो मैं ये गस्टियर के हवाले से मौजूदा हमारे जो कमिश्नर साहब हैं साकिब मन्नान साहब, उनसे मैं मिलने के लिए गया गस्टियर के हवाले से।
तो उन्होंने बताया कि बड़ी दिलचस्पी वो घंटाघर की जो रेनोवेशन है उसमें ले रहे थे, और बड़ा टेक्निकली सारी बातें उन्होंने, जो क्लॉक है, घड़ियां जो हैं, ये 1905 की घड़ियां लगी हुई हैं जो घंटाघर पे है ना, और ये बॉम्बे, मौजूदा मुंबई हो गया, वो उस जमाने में बॉम्बे कहते थे, वहां की पैराडाइज कंपनी की, और वहां का मैनेजर जो मिस्टर पिट्स था, गोरा था, वो खुद इंस्टॉल करके गया था। तो कमिश्नर साहब ने बताया कि हम उनको उन्हीं घड़ियों को वो फंक्शनल बना रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे, और वो देखने वाला है, उसकी वो जो वाइंडिंग है, चाबी जो देते हैं ना, वो नीचे तीसरी मंजिल तक आई हुई है, जो वाइंड करते हैं और सारा कुछ, ये दिखाने वाली चीजें हैं कि ये हमारा घंटाघर जो है। और इसका डिजाइन आप देखें कि वो उस जमाने में हमारे यहाँ सीमेंट नहीं होता था, जो हमारी जितनी बिल्डिंगों, ये बिल्डिंग्स हम तस्करा करेंगे ना, जो पाकिस्तान में सबसे पहला कारखाना लगा था उस वक्त तो इंडिया ही था ना, तो जो इलाके बाद में पाकिस्तान बने, 1921 में पहला कारखाना सीमेंट का लगा था, वाह, मौजूदा वाह जो फैक्ट्री है, वाह का इलाका है, तो ये यहाँ सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ। उस जमाने में वो जो मसाला होता था उसे गच कहते थे, वो ईंटों को पीस के उसमें चूना डालते थे, उसमें पुराना गुड़ डालते थे, दाल माश डालते थे, अच्छा। और उससे ये मसाला लगा हुआ है। और कुछ का ख्याल है कि ये जो पत्थर है घंटाघर को लगा हुआ है, ये आगरा सैंडस्टोन है, वही पत्थर है जिससे ताजमहल और ये शाही मस्जिद और उस जमाने में जो पत्थर इस्तेमाल होता था आगरा सैंडस्टोन, ये रेडिश लुक जो देता है। आपने बादशाही मस्जिद भी देखी होगी, उसका भी जो पत्थर लगा हुआ है वो रेडिश सा है। बिल्कुल, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कशी सेहत के सफर का आगाज करते हैं। जनाब से गुफ्तगू करेंगे। गले की खराश की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनके अंदर हवा में मौजूद गर्दो गुबार, गैर मेयारी बर्फ का इस्तेमाल, ठंडी गर्म अशिया का इस्तेमाल, और इसके साथ साथ बाजार से मिलने वाली जो गैर मेयारी अशिया होती हैं उनके इस्तेमाल से जो ये तो अफजान सेहत के असूलों के खिलाफ भी होती हैं, और इसके साथ साथ गले की खराश का सबब भी ये बनती हैं। और भी बहुत सारी वजूहात जो कि गले की खराश का सबब बनती है, जिनमें अगर देखा जाए तो नरखरा, हलक में जो खराश है या हलक के अंदर किसी किस्म की खराबी या वायरस की वजह से भी गले की खराश जो है वो पैदा हो सकती है। अगर इसके असबाब जानने हैं तो इससे पहले इनकी तब्दीलियों के हवाले से हमें जानना जरूरी है, जिनकी वजह से गले की खराश जो है वो शुरू होती है। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने खास तौर पर दावत की है। हमारे साथ हकीम यूनुस मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम करते हैं हकीम साहब आपको शो के अंदर। सबसे पहले ये बताइएगा कि वजूहात क्या हैं, असबाब क्या हैं गले की खराश के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गले की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक अहम जो है मैं वो बयान करता हूँ। इसमें सबसे पहले तो खसरे में जैसे दाने निकलते हैं, ये जिस्म के अंदर बल्कि गले के अंदर और आंतड़ियों तक भी फैल जाते हैं, इसके लिए ये भी गले की खराश की वजह बनते हैं। उसमें नज़ला वबाई आ जाता है, इसके बाद खरनाक वबाई है, गले के अंदर खराश और वरम का पैदा हो जाना। इसमें सबसे पहले हम कहते हैं हंजरा। ये हंजरा आला सौत है, इससे हमारे गले में आवाज़ पैदा होती है। ये बाज़ वजूहात की बिना पर बाज़ औक़ात ये मतोरम होकर सोज़श ज़दा हो जाता है, और इसके हुक्मा हज़रात जो हैं वो दो अक़साम बयान फरमाते हैं। इसमें एक तो आ जाती है हाद, वरम हंजरा हाद। हाद हम शदीद को कहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है वरम हंजरा मुजम्मन। मुजम्मन पुराने को कहते हैं। तो वरम हंजरा हाद जो है ये आम तौर पर नज़ला ज़ुकाम के कुछ देर रहने से और उसके शिद्दत अख्तियार करने के बाद ही पैदा होता है। बिल्कुल। और दूसरा उसमें आ जाता है वरम हंजरा मुजम्मन। ये उसकी शिद्दत की कैफियत के बाद ही पैदा होता है, यानी ये शुरू में ही, स्टार्ट में ही मर्ज के नहीं आता, बल्कि उसकी शदीद सूरत इख्तियार करने के बाद ही ये पैदा होता है। तो हकीम साहब, असबाब के हवाले से आप मुझे कुछ बताएं कि क्या वजूहात है जिनकी वजह से ये मसला जो है मजीद बढ़ सकता है? जी, गले की खराश जो है वो ज़्यादा उसमें सबब पैदा होता है खसरा से। खसरा के अंदर जैसे जिस्म के बाहर दाने निकलते हैं, ऐसे हलक में और गले के अंदर भी उसके पैदा होते हैं। और उसके बाद नज़ला वबाई,
खन्नाक वबाई और तेज़ गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, गरम गरम खाने की आदत, उसमें ज़ोरदार अंदाज में बोलना, चीखना चिल्लाना या ज़ोरदार अंदाज में गाना, ऐसी इसकी वजूहात होती हैं। और इसके अलावा इलामात क्या होंगी, इलामात के हवाले से भी बताइए। अलामात में सबसे पहले तो गले के अंदर जो जलन और सोजिश की वजह से आवाज़ में तब्दीली आ सकती है, गले में खराश पैदा हो सकती है, उसमें निगलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें मरीज ऐसे महसूस करता है जैसे उससे कोई चीज़ निगला नहीं जा रहा। लुकमा तो क्या बाद वो उसमें पानी तक पीना भी जो बना तकलीफ का बायस बन जाता है। हकीम साहब, ये वर्म हल्क जो होता है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं हमारे ऑडियंस को। हल्क आला सौत है जी, जिससे हमारे गले में आवाज़ पैदा होती है जी। ये बाद वजूहात की बिना पर मतोरम होकर सोजिश ज़्यादा हो जाता है और उसमें खराश पैदा हो जाती है। उसकी वजह से हमारे ग़िज़ा निगलने में, बोलने में, सांस लेने में दिक्कत और दुश्वारी शुरू हो जाती है। अच्छा हकीम साहब, ये वर्म हल्क के असबाब क्या हैं, किन चीज़ों की सबब से ये हमारे अंदर जो है वो पैदा होता है? ये इसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से ज़्यादा अहम जो है मैं वो उन पर बात करता हूँ। जी जी। ये सबसे पहले तो इसकी वजह बन जाती है खसरा। खसरा के बाद नज़ला वबाई, ज़्यादा पुराना नज़ला हो तो वो भी इसका बायस बन सकता है। नाक, ये भी गले की बीमारी है, इसकी वजह से हो सकता है। बहुत तेज़ गर्म मशरूबात जैसे चाय या काफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, और इसके अलावा गरम गरम खाने की आदत, बहुत ज़ोरदार अंदाज में बोलना, चीखना चिल्लाना, ये सारी इसकी वजूहात में शामिल हैं। कुछ अलामात और सिम्टम्स के हवाले से भी इस बारे में बताएं। अलामात इसमें सबसे पहले तो वो गले में खराश पैदा होगी और उसमें सरसराहट गले में होने से वो उसके सांस लेने में भी दुश्वारी होगी, निगलने में भी दुश्वारी होगी। ऐसी सूरत हाल में वो जब आगे जाके वो सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो उसमें मरीज ज़्यादा परेशान होगा, ज़्यादा उसकी शिद्दत की कैफियत पैदा हो जाएगी। और खून के सफ़ेद ज़र्रात के हवाले से भी कुछ बताइएगा कि क्या? हाँ, ये भी इसमें देखा गया है कि इसमें सफ़ेद ज़र्रात, जो सफ़ेद खुलियात हैं खून के, वो इसकी वजह से उनकी नॉर्मल रेंज जो है बढ़ जाती है। और अपर और लोअर रेस्पिरेटरी के हवाले से अगर इस मर्ज को देखते हुए देखा जाए, क्या मसाइल हैं जो जन्म लेते हैं? हाँ, सबसे पहले तो इसमें देखा जाता है कि अपर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन सी बीमारियां आती हैं, तो उसमें गले की खराश हो सकती है, गले में दर्द हो सकता है, नज़ला हो सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपर में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप काउंट करते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें जाके वो गले की अपना छाती की जकड़न और बलगम का इखराज और वो सांस की दिक्कत जो है ना, सीने में दर्द वगैरह, या ये ऐसी चीज़ें उसमें शामिल की जाती हैं। बिल्कुल सही हो गया। तो तनफ्फुस के जो मसाइल होते हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें तो बुनियादी अलामात क्या होंगी? तनफ्फुस के तो वो नाम से ही जाहिर होता है कि सांस की तकलीफ है, सांस में दिक्कत हो सकती है, दुश्वारी हो सकती है, उसका मुश्किल से आना, और ये भी इसमें शामिल है, और दमा भी इसकी अलामत में से शामिल है। ये सांस में सिर्फ दिक्कत होती है तो दमा में सांस की दुश्वारी की दिक्कत के अलावा भी उसमें सीटी किसी की आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है। और ये जो खड़खड़ाहट होती है ये भी मेरा ख्याल इसी में यकीनी तौर पे वो जब सांस जोर से आएगा तो वो उसमें आवाज़ भी पैदा होगी। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा, ये जो गले की खराश हैं या अमराज हैं, इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं जिनकी वजह से हम वो अपना के इस पे अमल करके तो वो इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो गर्दो गुबार से बचना चाहिए, उसके साथ साथ आप गर्म पानी से गरारे कर सकते हैं, और जब आप बाहर निकलते हैं तो अपना मुंह और नाक, खास तौर पर नाक और मुंह ढांप कर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, मौसम के मुताबिक खाएं पिएं, गर्दो गुबार वाली चीज़ें ना खाएं, और इस तरह से नीम गर्म पानी पीना भी उसमें ज़्यादा मुफीद हो सकता है। इसी तरह अगर आप लिक्विड ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसमें ज़रूर फ़ायदा देती है। ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करें जहाँ पोलन का इखराज ज़्यादा होता है, तो वो उससे भी आप मुतासर होंगे। दूसरा, इसमें कालीन की सफाई करते वक्त घरों में वो मिट्टी घटा उड़ता है, तो उसमें से आप उसके लिए आपको लाजम है कि वो मुंह को अच्छी तरह से ढांप के उसकी सफाई करें। बिल्कुल हकीम साहब, तो करशी की ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो
इतनी क्वालिटी उनकी अच्छी भी होती है, हमें पता है। तो कौन सी अद्वियात है जो इस्तेमाल की जा सकती है गले की खराश के लिए? गले की खराश के लिए तो मायानाज अदारे की मायानाज प्रोडक्ट है, करशी शरबत तुलसिया, तो इसमें सबसे सरफरिस्त है। उसके साथ साथ आप सुर्फी टैबलेट भी इस्तेमाल करवा सकते हैं मरीज को। इसके अलावा वो सुर्फी को लिक्विड में भी आता है, वो आप सिरप भी इस्तेमाल अगर तुलसिया सबसे अच्छा है तो इसके इस्तेमाल के हवाले से भी बताइएगा कि इसके फायदे क्या हैं, इस्तेमाल किस तरह से करना है? जी, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि ये गले के तमाम अमराज के लिए मुफीद है। यानी गले के हर तरह के मर्ज के लिए आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है कि गले में खराश, जैसे खुश्क चीज़ों का ज़्यादा खाना और वो सिगरेट नोशी से मसलन गले में खराश पैदा हो जाती है, तो ये स्पेशली उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस तरह से ये नज़ला को हलक के अंदर गिरने से रोकने के लिए भी बहुत मुफीद है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बहुत इफेक्टिव है। तो इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदा मैं वो भी आपको बयान किए देता हूँ। सबसे पहले तो इसके गले के दर्द, वरम, सोजश की कैफियत को ये ख़त्म करता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। दूसरा इसमें आ जाता है कि गले के खराश की वजह से आपका वो नज़ला में भी ये मुफीद साबित होता है। तो खन्नाक में भी इसका इस्तेमाल जो है वो नफ़ा बख्श है। इस तरह से सिगरेट पीने वाले लोगों के लिए भी मैं ज़रूर कहूँगा कि ये गला ख़राब नहीं होने देता। आप एहतियाती तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसलिए आप इसको बिला झिझक बड़ों, बच्चों और छोटों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। टॉन्सिल्स के लिए भी तो यकीनी बात है, ये गले के टॉन्सिल्स के लिए भी मुफीद है। बिल्कुल हकीम साहब। तो अगर हम मिकदार की बात करें कि किस मिकदार में ये इस्तेमाल होना चाहिए? जी बिल्कुल, वो कोई भी मेडिसिन है तो उसके इस्तेमाल के लिए वो इसकी मिकदार खुराक जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। तो इसमें ये बात है कि 10 ml वो ख़ास तौर पर ये चाय वाले 2 चम्मच बनेंगे, ये बड़ों को आप 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। और जैसे ही छोटे बच्चे हैं तो उनको उससे कम आधी मिकदार में, या उससे छोटे ज़्यादा बच्चे हैं तो उससे भी आधी मिकदार में आप दे सकते हैं। बाकी उसके इस्तेमाल के लिए आ जाता है कि सबसे पहले आप जब शरबत पीते हैं कोई भी, तो उसको अच्छी तरह से शीशी को हिला के इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद उसको ढकने को टाइट करके बंद करें। दूसरा, उसको ठंडी और खुश्क जगह पे रखना चाहिए। अच्छा हकीम साहब, बाज़ औक़ात डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएं तो वो चेक करता है, उसकी हिस्ट्री पूछता है, क्या इसे शुगर तो नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं, तो क्या दूध से आज जो शरबत है ये शुगर के पेशेंट के लिए भी मुफीद है? जी, ये पेशेंट के लिए तो सबके लिए मुफीद है, लेकिन शुगर में इसकी मिकदार, शुगर की मिकदार इसमें ज़्यादा है। लेकिन ये आपको डॉक्टर सही अंदाज से चेक करके बता सकता है कि आप बाकी चीज़ें कोई खाने पीने में ग़िज़ाओं में रद्दो-बदल करके या मिस करके आप इसको ले सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि वो तबीब की अपना मशवरे से ही इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। तो ये क्या तुलसिया का इस्तेमाल ही काफ़ी है? हाँ, गले के आम अमराज के लिए तो करशी का शरबत तुलसिया ही बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन आप वक्त ज़रूरत तो मुख्तलिफ चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ख़ास तौर पर सुर्फी टैबलेट चूस सकते हैं, 2 सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा आप शरबत सुर्फी को लिक्विड भी ले सकते हैं, वो भी बहुत मुफीद है और इसकी सपोर्ट करेगा। अच्छा, करशी की तमाम अद्वियात जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जाती हैं गोल्ड स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? हाँ, इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि हम अपने जो भी रोज़मर्रा के कामकाज करते हैं तो वो उसकी बेहतरी के लिए या उसको एक अच्छे अंदाज में करने के लिए कुछ अच्छे असूल अपनाते हैं, उन पर अमल करके हम उसको म्यार को कायम रखते हैं। इसी तरह से अदविया साजी जो है एक अहम और हसास मामला है, तो इसके लिए जो असूल और ज़ाब्ते बनाए जाते हैं ख़ास तौर पे जो बैनुल अक़वामी म्यार के हैं, तो उस पर अमल किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट का म्यार जो है वो बरकरार रखा जाए। तो इसी सिलसिला में करशी जो है वो अपने आर्ट ऑफ स्टेट के लिहाज से मद्देनजर रखते हुए इस पर पूरा अमल भी करता है। और इसकी यही वजह है कि गोल्ड स्टैंडर्ड का आपने नाम लिया तो जिक्र किया, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जो भी बैनुल अक़वामी मेयार इसके और दर्जा बंदियाँ या हदबंदियाँ उसके लिए मुकर्रर की गई हैं, तो उसको करशी यकीनी तौर पर अच्छे अंदाज में फॉलो करता है। और यही वजह है कि प्रोडक्ट के खाम मटीरियल, रॉ मटीरियल मार्केट से ख़रीदने से लेकर उसकी पैकिंग तक मुख्तलिफ उसके टेस्ट किए जाते हैं, मुख्तलिफ उसके मराहल से गुजारा जाता है। तो उसके लिए
सबसे अहम बात यही है कि वो उसको मेंटेन किया जाता है, बरकरार रखा जाता है। बरकरार रखने का मकसद यही है कि प्रोडक्ट जो है वो हमेशा आवाम को या लोगों को एक मतलूबा म्यार के मुताबिक ही मिले। तो बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि मयार को जो है वो कायम रखा जाए। इसी के साथ अगर कृषि की जो मसनूआत हैं वो कहाँ से मिल सकती हैं और उसकी तफसील अगर कोई जानना चाहे तो वो किस तरह से जानी जा सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि कृषि के प्रोडक्ट्स हमारे मुल्क में हर जगह दस्तयाब हैं। हर अच्छे मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से आपको हर किस्म की कृषि की प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। अगर आपको किसी वजह से नहीं दस्तयाब होती तो हमारी वेबसाइट है, उस पर आप उससे परचेज भी कर सकते हैं और उस पर आप दीगर मालूमात भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। वो है www.krshishop.healthshop.com। जी बहुत शुक्रिया हकीम यूनुस साहब, आप आज के शो में आए और बड़े मुफीद टिप्स जो हैं वो आपने दिए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के शो से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।